किसी जमाने की बात है। एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। गांव में उसकी एक परचून की दुकान थी। अपनी आमदनी से वह किसी तरह से अपना और अपने इकलौते बेटे धर्मपाल का पेट भरता था। एक दिन अचानक करमचंद की मौत हो गई। उसका बेटा धर्मपाल इस घटना से बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि अपने पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अकेले बैठे सोचने लगा कि बापू भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। उसके पिता के एक दोस्त ने उसे हौसला देते हुए कहा, बेटा धीरज रखो, भगवान को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने पिता का कारोबार संभालना पड़ेगा। धर्मपाल, जो कि पहले पाठशाला जाता था, लेकिन अब उसका पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। भगवान की दया से वह बहुत ही होशियार था और विद्वानों जैसी बातें करता था। उसने अपने पिता की दुकान को संभाल तो लिया, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन वह सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ दिन और बीते तो उसने यह फैसला कर लिया कि उसका इस दुकान से गुजारा हो पाना संभव नहीं है और वह दुकान उसने एक सेठ के हाथों बेच दी। उसने सोचा कि मैं इन पैसों से दूसरे राज्य में जाकर कोई छोटा मोटा धंधा कर लूंगा। इतना सोचकर वह पड़ोसी राज्य की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वह दूसरे राज्य के एक बड़े से नगर में पहुंचा, फिर उसने सोचा कि सबसे पहले मुझे यहाँ के बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही मैं कोई धंधा शुरू करूंगा। सो धर्मपाल ने वहां के बाजारों में घूम घूम कर निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब वो ये सब कुछ पता लगा रहा था तो उसने महसूस किया कि यहाँ पर तो बहुत ही महंगाई है और मेरे पास जितने भी पैसे थे उनसे कोई भी धंधा शुरू नहीं किया जा सकता। काफी सोच विचार करने के बाद उसने दिमाग लगाया और एक अजीब सी तरकीब उसे सूझी। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, अकल की दुकान। बाजार में कुछ लोग उसकी दुकान के आगे खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, भला अकल भी कहीं पर बिकती है? कितना बेवकूफ आदमी है ये, आखिर इसकी अकल खरीदेगा कौन? धर्मपाल ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगा, सुनो मेरे भाइयों, अकल की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं सभी से अपनी अकल का लोहा मनवा कर रहूंगा। असल में धर्मपाल अपनी धुन का पक्का था। लोगों के इस मजाक का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ और वो उसी तरह से आवाजें लगाता रहा, यहां तक कि उसकी दुकान की चर्चा सारे नगर में होने लगी थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि आजकल हमारे शहर में एक अकल का व्यापारी आया हुआ है। कोई कहता कि ऐसा व्यापारी तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा और पहली बार सुना। मजाक में लोग बातें करते कि अगर मुझे कभी अकल की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी मजाक में ही धर्मपाल के पास आया और उसे परखने के लिए अकल का माल भी लेकर गया। अब वो अकल कैसे बेचता था ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 रुपए की ही दुकानदारी हुई थी, लेकिन धर्मपाल निराश नहीं हुआ। उसने चिंता नहीं की। उसने सोचा कि एक ना एक दिन मेरा काम अवश्य चलेगा। इस शहर में एक पंडित रहता था। उसके पास बहुत सा धन था, लेकिन वो बहुत ही कंजूस भी था। उसके लड़के का नाम चंद्रमणि था, जो दिमाग से बहुत ही सीधा था। ये भी नहीं था कि वो कुछ समझता नहीं था। एक दिन सुबह के समय वो अपने घर के बरामदे में मिट्टी खोदने में लगा हुआ था, क्योंकि कल ही उसके पिता ने किसी बात का उदाहरण देते हुए उससे कहा था, बेटा हमें अकल की खेती करनी चाहिए, तभी हम अकलमंद कहलाएंगे। अपने बेटे को मिट्टी खोदते हुए देखकर उसके पिता ने कहा, अरे बेवकूफ, तू ये क्या कर रहा है? चंद्रमणि ने कहा, पिताजी मैं अकल की खेती कर रहा हूं, ताकि आप और मैं इस दुनिया के सबसे बड़े अकलमंद कहलाएं। उसके पिता पंडित ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, पता नहीं कब इसकी अकल की फसल पकेगी। और फिर एक दिन जब चंद्रमणि किसी काम से बाजार में जा रहा था, वो धर्मपाल की दुकान के सामने से निकला। उसने वहां पर लिखा हुआ देखा, अकल की दुकान, तो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी भाव पूछ लूं। अगर कुछ सस्ती मिलेगी तो मैं अपने लिए और अपने पिता के लिए ढेर सारी अकल खरीद लूंगा। उसने धर्मपाल से जाकर पूछा,
अकल कितने की दी है श्रीमान जी? धर्मपाल ने कहा। मैं अकल तोल कर नहीं देता। हाँ, तुम जितने की कहोगे उतने की दे दूंगा। अब चंद्रमणि सोच में पड़ गया कि मैं कितने की अकल खरीदूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदने पर उसका बापू उसे डांटने लगे। फिर अचानक उसने सोचा, हाँ, क्यों ना पहले सिर्फ 1 आने की ही खरीदी जाए। अगर बापू ने इसे सस्ता कहा तो मैं और लेकर जाऊंगा। यहां पर अकल कौन सी कम हो जाएगी। चंद्रमणि ने 1 आना निकालकर तुरंत धर्मपाल को दे दिया। लो भाई, फिलहाल मुझे 1 आने की अकल ही दे दो। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से ले जाऊंगा। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। धर्मपाल ने 1 आना अपनी जेब में रखा और फिर चंद्रमणि की तरफ एक कागज बढ़ा दिया। चंद्रमणि वो कागज लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था कि अब तो बात बन जाएगी। जब मैं बापू को बताऊंगा कि मैं सिर्फ 1 आने में अकल खरीद कर लाया हूं और मैंने कितनी अकलमंदी का काम किया है, तो बापू खुश हो जाएंगे। वो घर पहुंचकर तुरंत अपने पिता के पास जाकर बोला, बापू, ये देखो, मैं 1 आने में अकल खरीद कर लाया हूं। इसमें से आधी आप रख लो और आधी मुझे दे दो। पंडित ने कहा, क्या कहा? अकल खरीद कर लाया है? ला तो जरा दिखा मुझे। जब उसके पिता ने वो कागज देखा तो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो कुछ इस तरह से थे, जब 2 व्यक्ति कहीं पर लड़ाई कर रहे हों तो उन्हें खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। ये पढ़कर पंडित गुस्से में आ गया और चंद्रमणि से कहने लगा, अरे मूर्ख निकम्मे, तूने 1 आना कुएं में डाल दिया। भला ये कौन नहीं जानता कि 2 व्यक्तियों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक बात नहीं है। अपने मूर्ख बेटे को मारने, पीटने और डांटने के बाद पंडित दौड़ता हुआ धर्मपाल की दुकान पर आ गया और कहने लगा, अरे बेईमान, तूने मेरे बेटे को मूर्ख समझकर ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं सिपाहियों को खबर करता हूं। तो धर्मपाल कहने लगा, आप बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं श्रीमान जी। आपका बेटा अपनी इच्छा से अकल खरीद कर गया था। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मेरी चीज मुझे वापस कर दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने धर्मपाल का ही पक्ष लिया। पंडित ने तुरंत वो कागज निकाला और कहा, लो पकड़ो अपनी चीज और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। पंडित पैसे लेकर अपने घर की तरफ वापस चल दिया। अगली घटना ये हुई कि उस राज्य के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां फल और सब्जी खरीदने के लिए बाजार में आई हुई थी। उनमें से एक दासी दुकान पर जाकर कहने लगी, ये तरबूज कितना हरा है और पका हुआ है। रानी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। मैं पहले यही खरीद लेती हूँ। वो दुकानदार से कहने लगी, ये तरबूज कितने का दिया? दुकानदार ने कहा, सिर्फ 2 आने का बहन जी। तो उसने कहा, ठीक है, लाओ इसे मुझे दे दो। पर इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर तरबूज उसे देता, इतने में दूसरी दासी की नजर उस तरबूज पर पड़ गई। वो तुरंत बोली, ठहरो भाई, ये तरबूज तुम मुझे दे दो। इससे पहले कि दुकानदार कुछ और बोल पाता, उस दूसरी दासी ने 3 आने दुकानदार के हाथ पर रख दिए। तो पहली दासी कहने लगी, नहीं भाई, मैं पहले आई हूं, हमारी बात पहले हो चुकी है, इसलिए तुम ये तरबूज मुझे दे दो। दूसरी दासी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले ही तुम्हें तरबूज के पैसे दे दिए हैं। ये तरबूज अब मेरा हो गया। दुकानदार सोच में पड़ गया कि ये सब क्या माजरा है। ये दोनों तो लड़ने लगी, कहीं मामला मारपिटाई तक न पहुंच जाए, क्योंकि सबको पता था कि दोनों रानियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उनकी दासियों की कैसे बनती। दुकानदार ने सोचा कि मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए। वो तुरंत वहां से खिसक गया। यहां पर दोनों दासियों की लड़ाई हो रही थी। एक ने कहा, आज मैं तेरे बाल उखाड़ दूंगी। तो दूसरी बोली, मैं भी तुझे भूतनी बना दूंगी। और अब यह हुआ कि पंडित जी का बेटा चंद्रमणि बाजार से गुजर रहा था। उसने जब दोनों औरतों को लड़ते हुए देखा तो सोचा कि इन दोनों औरतों की आपस में लड़ाई क्यों हो रही है, पता करना चाहिए। एक तो चंद्रमणि था ही मूर्ख, दूसरा वो उनके नजदीक ही खड़ा होकर उनकी लड़ाई देखने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। अचानक उन दोनों दासियों की नजर चंद्रमणि पर पड़ गई। दोनों उसकी तरफ आई और बोली, सुनो पंडित जी, आप हमारे गवाह हो। बीच बाजार में इसने जो मेरी बेइज्जती की है, उसकी गवाही आपको ही देनी पड़ेगी। दूसरी दासी ने कहा, पंडित जी, आप मेरे गवाह हो। भगवान के वास्ते आपको रानी के सामने सारी बातें सच सच बतानी पड़ेगी।
मूर्ख चंद्रमणि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जब दोनों दासियां और चंद्रमणि दुकान से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर वापस आ गया और कहने लगा, ये तो अच्छा हुआ, अगर मैंने लड़ाई ना देखने की अकल के व्यापारी धर्मपाल से ना खरीदी होती तो आज मैं चंद्रमणि की जगह पर फंस गया होता। अब ये चंद्रमणि जरूर किसी मुसीबत में फंसेगा। उन दोनों दासियों ने अपनी अपनी रानियों के पास जाकर शिकायत की तो दोनों रानियों ने चंद्रमणि के पास अपना संदेश पत्र के रूप में भेजा। एक पत्र बड़ी रानी की तरफ से लिखा गया था। उसमें लिखा था, अगर तुमने मेरी दासी के पक्ष में गवाही न दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और छोटी रानी के पत्र में लिखा था कि तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, नहीं तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब तो चंद्रमणि संकट में फंस गया। पिता और पुत्र ने यह सलाह की कि अब उन्हें अकल का व्यापारी धर्मपाल ही इस मुसीबत से निकाल सकता है और उसी से जाकर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो अकल उसने लिख कर दी थी वही गलती पंडित के बेटे ने कर ली थी। इसलिए वो दोनों धर्मपाल के पास आ गए। पंडित ने सारा हाल सुनाया। सुनकर धर्मपाल ने कहा, मैं सलाह तो दे दूंगा, लेकिन अब 10 रुपए लगेंगे। पंडित जी ने कहा, मुझे मंजूर है, ये लो 10 रुपए। धर्मपाल ने चंद्रमणि से कहा, सुनो, तुम राजा के सामने पागल जैसे बन जाना और जब वो तुमसे कुछ पूछे तो उल्टा सीधा बोलते हुए ऊट पटांग बातें करते रहना। चंद्रमणि ने उसकी बात मान ली और उसके पिता भी इस बात पर सहमत हो गए। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन चंद्रमणि को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, हाँ तो छोटे पंडित जी, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उनमें से दोषी कौन था? चंद्रमणि नाटक करते हुए कहने लगा, राजा साहब, आप ऐसा कीजिए कि उन दोनों दासियों को अभी के अभी यहाँ पर दीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा दोषी कौन था। इतना कहकर चंद्रमणि जोर जोर से हंसने लगा। ये बेतुकी सी बात सुनकर राजा सोचने लगा, ये तो मुझे कोई पागल लगता है, भला ये क्या गवाही देगा? इसे दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस तरह करने से चंद्रमणि एक बार तो बच गया। अब उसके पिता को एक और चिंता सता रही थी कि अगर किसी दिन राजा को सच्चाई का पता लग गया कि उसका बेटा असल में पागल नहीं है बल्कि जानबूझकर पागल बनने का ढोंग कर रहा था, तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसने सोचा, क्यों ना इस बारे में भी अकल के व्यापारी से ही सलाह ली जाए। वो दोनों फिर से धर्मपाल के पास आए और अपने मन की शंका उसे बताई। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी तुम दोनों को छुटकारा दिलवा सकता हूं, लेकिन पूरे 100 रुपए लगेंगे। पंडित जी ने कहा, 100 रुपए? भाई कुछ तो कम करो। पंडित जी ने धर्मपाल से काफी विनती की, लेकिन उनकी विनती का धर्मपाल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तो 1 रुपए भी कम नहीं किया। अब मरता क्या ना करता। लाचार होकर पंडित जी ने 100 रुपए की थैली उसके आगे कर दी। लो भाई, संभालो 100 रुपए और जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अकल दे दो। धर्मपाल ने कहा, जरूर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ समय के लिए आप लोग रुक जाइए, इस बात को ठंडा हो जाने दीजिए। फिर किसी दिन राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना। इस तरह से तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। पंडित ने सोचा कि किसी कारण से ही धर्मपाल ने यह कहा होगा, क्योंकि अब उसकी अकल की दुकान काफी मशहूर हो चुकी थी। दूर दूर से लोग आकर उसकी सलाह लेते थे। पंडित ने कहा, ठीक है धर्मपाल जी, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटा घर वापस आ गए और फिर 2 महीने के बाद एक दिन मौका देखकर चंद्रमणि राजा के पास पहुंचा और डरते डरते उसने सारी बात राजा को सच सच बता दी। राजा खुश होकर कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारी अकलमंदी से बहुत ही खुश हूं। सचमुच अगर तुमने उस दिन पागलपन का ढोंग नहीं किया होता तो तुम एक ना एक रानी के गुस्से का शिकार जरूर बन जाते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। राजा को खुश देखकर चंद्रमणि ने धर्मपाल के बारे में भी राजा को सब कुछ बता दिया। राजा उसकी बातें सुनकर बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी कही गई बात सच है तो सचमुच वो आदमी बहुत ही अकलमंद है। मैं भी उससे अकल खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। अगले दिन राजा ने धर्मपाल को अपने दरबार में बुलाया। धर्मपाल हाजिर हुआ। राजा ने कहा, सुनो भाई, अकल के व्यापारी, मैंने तुम्हारी बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे भी अकल बेच सकते हो?
धर्मपाल बिना किसी झिझक के बोला, जरूर महाराज, लेकिन मैं उसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में आपसे लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची को बुलाकर धर्मपाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेने के बाद धर्मपाल ने कागज पर कुछ लिखा और वो कागज राजा की तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था कि बिना सोचे समझे और बिना अच्छी तरह विचार किए कोई भी काम नहीं करना चाहिए, किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। राजा ने कहा, बहुत खूब, मैं तुम्हारी दी गई सलाह से बहुत ही खुश हूं। धर्मपाल, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हारे से और भी अकल खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद कहकर धर्मपाल वहां से चला गया। धर्मपाल अपनी दुकान पर वापस आ गया। दूसरी तरफ राजा ने धर्मपाल के उस शिक्षा वाले पत्र को अपने पलंग के पास ही रख लिया था। वो सोच रहा था, वाह, क्या अकल की बात कही है उस आदमी ने। कुछ दिन बीते, राजा अचानक बीमार पड़ गया और इधर राजा का मंत्री, जो कि काफी समय से राजा को मारने की ताक में था, उसे ये मौका बिल्कुल ठीक लगा। मंत्री ने सोचा, यही ठीक समय है। अगर वैद्य को अपने पक्ष में लेकर राजा की दवा में जहर मिला दिया जाए तो मेरे रास्ते का कांटा आसानी से हट जाएगा और किसी को राजा की मौत पर शक भी नहीं होगा। और फिर मंत्री ने लालच देकर वैद्य को अपने पक्ष में कर लिया। फिर एक दिन राजा की दवा में जहर मिलाकर राजवैद्य को भेज दिया। राजवैद्य कहने लगा, महाराज, ये दवा पी लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस खास दवा को पीने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं वैद्य जी। पता नहीं मेरे पीछे से राजकाज कैसा चल रहा होगा, प्रजा कैसी होगी। जैसे ही राजा उस दवाई को पीने लगा, उसकी नजर पलंग पर पड़े हुए उस कागज पर पड़ी जो उसने धर्मपाल से 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। अचानक पता नहीं क्यों राजा को धर्मपाल की दी हुई शिक्षा याद आ गई कि कोई भी काम बिना अच्छी तरह सोचे नहीं करना चाहिए। राजा दवा को ध्यान से देखने लगा और कुछ पल सोचने लगा और साथ ही वो वैद्य की तरफ देखने लगा। इधर वो वैद्य राजा के इस तरह से देखने से घबरा गया। वो तुरंत राजा के आगे विनती करने लगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मंत्री जी के दबाव में आकर मुझसे ये गलती हो गई। उनके कहने पर ही मैंने दवा में जहर मिलाया था। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या धर्मपाल की दी हुई अकल ने ही मेरी जान बचाई है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इस वैद्य को कैद खाने में डाल दिया जाए और महामंत्री को तुरंत मेरे सामने लाया जाए। सिपाहियों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। आदेश मिलते ही महामंत्री घबराया हुआ राजा के सामने आया। आकर उसने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूं महामंत्री जी, पर आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत ही बीमार हैं। तो आप ऐसा करो, हमारे वैद्य के द्वारा तैयार की गई ये दवाई आप पी लो, जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। महामंत्री को यह समझते हुए देर न लगी कि उसकी चाल अब उल्टी पड़ चुकी है और राजा को सब कुछ मालूम पड़ गया है। वो तुरंत बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। राजा ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम्हारे जैसे गद्दार और जहरीले सांप को मैं माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, ले जाओ इसे और बीच चौराहे में जाकर इसकी गर्दन उतार दो। महामंत्री चीखने लगा, दया कीजिए महाराज। सिपाही मंत्री को पकड़कर ले गए। उसके बाद राजा ने धर्मपाल को संदेशा भेजा। धर्मपाल आया तो राजा ने कहा, तुम्हारी दी हुई अकल से आज मैं मरते मरते बचा हूं धर्मपाल, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। और फिर राजा ने धर्मपाल को सारी बात बताई और कहने लगा, मेरे पास महामंत्री का पद खाली है और मैं चाहता हूं कि आज से तुम ये पद संभाल लो। धर्मपाल ने कहा, महाराज, मैं इतने बड़े पद के लायक तो नहीं हूं, फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके सम्मान और विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तो इस तरह से धर्मपाल राजा का महामंत्री बन गया और आराम से अपना जीवन बिताने लगा। अब धर्मपाल महामंत्री बनकर राजा के दरबार में आने लगा और दरबार में न्याय के लिए पेश होने वाले सभी फरियादियों के मामलों को सुनकर न्याय संगत फैसले देने लगा। उसकी अक्लमंदी और समझदारी से दिए हुए फैसलों से हर कोई संतुष्ट था। धीरे धीरे पूरे राज्य में महामंत्री धर्मपाल की बुद्धि और उसकी अक्लमंदी की चर्चा होने लगी। इसी राज्य में एक और घटना घटी। उस नगर में चंदन दास नाम का एक मशहूर जोहरी रहता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त था।
उसके दिल में विचार आया कि इससे पहले कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाऊं, उसे तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय सफर बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पर ही होता था। तो इस तीर्थ यात्रा में कई महीने लग जाने वाले थे। वो सोचने लगा कि पता नहीं तीर्थ यात्रा में मुझे कितने महीने लग जाएं, और इस समय राज्य में चोरियां भी बहुत हो रही हैं। ऐसी हालत में अपने कीमती हीरे दुकान में छोड़कर जाना जोखिम भरा हो सकता है। मुझे अपने कीमती हीरों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? वो ये अभी सोच ही रहा था कि उसके मन में एक तरकीब आई। उसने अपने घर से एक अचार का बर्तन लिया और सोचने लगा कि मैं अपने सारे कीमती हीरे इस अचार के बर्तन में छिप देता हूं। भला अगर चोर आ भी गए तो अचार के बर्तन को कौन चोरी करेगा? उसने उस बर्तन में से थोड़ा सा अचार खाली कर दिया और उसमें अपने कीमती हीरे डालकर ऊपर से अचार की एक परत बना दी। वो अपने आप को शाबाशी देते हुए कहने लगा, वाह भाई चंदन दास, तेरी अकल का तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अभी कुछ ही दिन पहले उसके पड़ोस में चोरी हुई थी, तो चोर खाने पीने की वस्तुएं भी चुरा कर ले गए थे। इसलिए अब वो सोचने लगा कि इस अचार के बर्तन को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। अभी वो ये सोच ही रहा था, ठीक उसी समय वहां पर एक आदमी आया जिसका नाम चूनालाल था। वो जोहरी चंदन दास का पुराना मित्र था। उसने आकर जोहरी का हालचाल पूछा और उसके हाथ में अचार का बर्तन देखकर कहने लगा, अरे भाई चंदन, क्या तुम हीरो के साथ साथ अचार का व्यापार भी करने लगे? ये सुनकर चंदन सोच में पड़ गया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं ये बर्तन चूनालाल के पास रख दूं। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि इसके पास चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। ये सोचकर चंदन कहने लगा, चूनालाल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। असल में अभी अभी मेरी माँ ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए अचार का बर्तन भेजा है और मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है, जिसमें 5 से 6 महीने लग जाएंगे। पिछली बार जब मैं अचार का बर्तन घर छोड़कर गया था तो चूहों ने अचार का बर्तन तोड़ दिया था। तो क्यों ना जब तक मैं वापस आऊं तुम ये बर्तन अपने पास संभाल कर रख लो। चूनालाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं इस बर्तन को अच्छी तरह से संभाल कर रखूंगा। जहरी ने धन्यवाद करते हुए चूनालाल को वो बर्तन सौंप दिया। चूनालाल वो बर्तन लेकर अपने घर चला आया। इधर जोहरी चंदन दास बेफिक्र होकर अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और चंदन दास अपनी यात्रा पूरी करके अपने घर वापस आ गया। आते ही उसने ये फैसला किया कि सबसे पहले चूनालाल के पास जाकर अपना अचार ले लूं, मतलब कि अपने हीरे उससे ले लूं। वो तुरंत चूनालाल के घर गया। चूनालाल ने जब उसे देखा तो हैरान होते हुए कहने लगा, अरे भाई चंदन, कब वापस आए? बस आज ही आया हूं। इतना कहकर चंदन ने मुद्दे की बात की। अच्छा, वैसे मेरा अचार वाला बर्तन? चूनालाल खुश होकर कहने लगा, हाँ भाई हाँ, वो तुम्हारी अमानत है। जैसे तुमने दिया था मैंने वैसे ही रखा हुआ है। ये कहकर उसने अचार वाला बर्तन जोहरी चंदन को दे दिया। चंदन दास ने बर्तन को बड़े ही ध्यान से देखा, उसे जांचा और फिर चूनालाल का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस आ गया। क्योंकि वो बर्तन चूनालाल के सामने नहीं खोल सकता था, इसलिए जैसे ही वो घर वापस आया उसने अचार के बर्तन को पलट कर देखा तो उसमें से सिर्फ अचार ही निकला। वो घबरा गया, ये क्या, इसमें तो सिर्फ अचार है, मेरे हीरे कहां पर गए? जरूर उस चूनालाल ने इसमें से हीरे निकाल लिए होंगे और मुझे चूना लगा दिया। वो तुरंत गुस्से से भरा हुआ चूनालाल के घर पहुंचा और पूछने लगा, चूनालाल, इस अचार के बर्तन में तो सिर्फ अचार ही निकला है। चूनालाल हंसते हुए कहने लगा, भाई चंदन, अचार के बर्तन में से अचार नहीं तो क्या हीरे मोती निकलेंगे? ये सुनकर जहरी खींच गया और बोला, झूठ मत बोलो, इस बर्तन में अचार की परत के नीचे मैंने हीरे रखे हुए थे, वो कहाँ गए? अब तो चूनालाल भी गुस्से में आ गया और बोला, एक तो मैंने ये बर्तन अपने पास रखकर तुम्हारी सहायता की, ऊपर से तुम मुझ पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अचार के अंदर हीरे भी थे? सबूत? वो तो मैं अब राजा के दरबार में ही दूंगा, चलो मेरे साथ। जहरी चूनालाल को लेकर राजा के पास पहुंचा। वो दरबार में पहुंचकर कहने लगा,
महाराज, मेरे साथ धोखा हुआ है। बात यह है कि इस चूना लाल ने मुझे चूना लगाया है। ये कहकर जोहरी चंदन ने सारी बात राजा को बता दी और फिर आखिर में कहा, महाराज, जब मैंने घर आकर यह बर्तन पलटा तो देखा कि इसमें हीरे नहीं थे। चूना लाल तुरंत बोला, महाराज, इस अचार में अचार के अलावा और कुछ नहीं था, यह झूठ बोल रहा है। यह सुनकर वहां पर बैठा हुआ महामंत्री धर्मपाल बोल उठा, चंदनदास, जौहरी, क्या तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत या कोई गवाह है कि इस बर्तन के अंदर हीरे भी थे? नहीं महामंत्री जी, वो तो मेरे पास नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आप मुझे न्याय देंगे। धर्मपाल महामंत्री ने कहा, किस बात का इंसाफ? बिना सबूत के हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जाओ, घर जाकर अपना अचार खाओ। ये सुनकर जैसे चंदन की सारी उम्मीद टूट गई और चूना लाल मन ही मन में सुख की सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। वो मन ही मन में कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ, बला टली। इधर महामंत्री धर्मपाल चूनालाल के चेहरे के हाव भाव को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ सोचकर महामंत्री ने कहा, महाराज, सबूत ना होने के कारण किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। राजा ने कहा, तो ठीक है, तुम ही ये साबित कर दो कि हीरे कहां पर हैं। धर्मपाल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं इस काम के लिए अपने रसोइये को बुलाने की आज्ञा चाहता हूं। ये सुनकर सभी हैरान थे। राजा ने कहा, ठीक है, रसोइये को पेश किया जाए। अब धर्मपाल ने चूनालाल की तरफ देखते हुए कहा, चूनालाल, क्या ये वही बर्तन है जो चंदनदास ने तुम्हें दिया था? चूनालाल ने तुरंत कहा, जी हां, बिल्कुल, देखिए जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। धर्मपाल ने पूछा, क्या तुमने इसमें से अचार चखा नहीं था? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो इस बर्तन की तरफ वापस मुड़कर देखा तक नहीं। तो फिर अपने बयान पर कायम रहना। और फिर महामंत्री धर्मपाल ने वो बर्तन रसोइये को दिया और कहा, रसोइये महाशय, क्या तुम ये अचार थोड़ा सा चख सकते हो? रसोइये ने वो अचार चखा और बोला, ये अचार तो बहुत ही बढ़िया है। धर्मपाल ने कहा, एक रसोइया होने के नाते तुम्हें क्या लगता है यह अचार कितना पुराना होगा? वो बोला, मेरे अनुमान के मुताबिक ये अचार लगभग 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अचार ज्यादा समय नहीं निकाल सकता, वो पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। ये बात सुनकर चूनालाल के पसीने छूट गए। वो घबरा कर बोला, क्या मतलब है इससे? आप क्या साबित करना चाहते हैं? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंदनदास जौहरी ने यह बर्तन लगभग 6 महीने पहले चूनालाल को दिया था। अगर चूनालाल ने इस बर्तन को ना ही छुआ और ना ही देखा, तो फिर इसमें 2 महीने पुराना अचार कैसे आ गया? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस बर्तन का अचार लगभग 1.5 या 2 महीने पहले बदला गया है। मतलब कि चूनालाल ने जौहरी को चूना लगाया है। ये सुनकर चूनालाल को समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तब धर्मपाल ने कहा, अब सच सच बता दो चूनाल, नहीं तो हमारे पास सच उगलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। चूनाल गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो महाराज, असल में मेरा हीरों को चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मुझे ये पता था कि इस अचार के बर्तन में हीरे हैं। दरअसल उस दिन मेरे घर में अचार खत्म हो गया था और मैंने सोचा कि अचार के बिना दाल चावल खाने का क्या मजा। फिर अचानक मुझे याद आया कि चंदन के दिए हुए अचार के बर्तन में से एक अचार का टुकड़ा ले लूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बर्तन को हिलाया और चम्मच से थोड़ा सा अचार निकाल कर देखा तो उसमें से हीरा निकल आया। ये देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने वो बर्तन वहीं पर पलट दिया। उसमें कई हीरे निकले। मैंने सोचा कि मेरी तो किस्मत जाग गई। अब क्योंकि पुराना अचार मैं पलट चुका था और इस वजह से वो खराब हो चुका था, तो मैंने उस बर्तन में नया अचार लाकर डाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए महामंत्री जी। महामंत्री ने कहा, ठीक है, अब चुपचाप जौहरी चंदनदास के सारे हीरे वापस कर दो। अगर आगे से तुमने किसी को चूना लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह से महामंत्री धर्मपाल की चतुराई देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा की नजरों में अब धर्मपाल की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आगे चलकर धर्मपाल कई सालों तक राजा का महामंत्री बना रहा और इस तरह से उसने अपने राज्य की सेवा की। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।